हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में टोटल आपके 54 शिफ्टों में एग्जाम कराए गए थे। तो उसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में 12/2/2019 की शिफ्ट 1 के सारे मैथ के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो के अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। टोटल जो आपके इतने शिफ्टों में एग्जाम हुए थे, 11/2/2019 के सभी शिफ्टों के जो है सॉल्यूशन मैथ के सारे इस चैनल पर करा दिए गए। तो हम हमारे चैनल के जाके प्लेलिस्ट में जो है सारे वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग 12/2/2019 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे आज का पहला प्रश्न। यहाँ पे बोला गया कि ए अनुपात बी अनुपात सी का जो है कितना दिया गया अंक है, 4:5:6 दिया गया है। फिर पूछा जा रहा है कि 1/ए अनुपात 1/बी अनुपात 1/सी का मान क्या होगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है 1/ए, यानी कि 1/ए का मान जो है ए का वैल्यू कितना है 4 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 को यहाँ पर पुट कर देंगे। फिर अनुपात यहाँ पर दे देंगे 1/बी। बी का जो है यहाँ पर क्या वैल्यू दिया गया है, तो बी का वैल्यू जो है यहाँ पर 5 है यूनिट में, तो 5 यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर सी का वैल्यू क्या दिया गया है 1/सी का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया गया, सी का वैल्यू जो है यहाँ पर 6 दिया गया। कितना दिया गया 6 दिया गया। तो नीचे जो सारे अंक है उसका क्या करेंगे हम लोग पहले एलसीएम ले लेंगे। तो 4 5 6 का एलसीएम आपका क्या आता है, एलसीएम जब इसका लेंगे तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो जो आपका एलसीएम आएगा उसमें क्या करेंगे सभी नंबर से जो है क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे सभी नंबर से जो आपका आया उसका क्या करेंगे 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या करेंगे इसे कैलकुलेशन करेंगे। तो 4 से 60 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 15 बार में चला जाएगा। 60 को 5 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 12 बार में। 60 को 6 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 10 बार में चला जाएगा। तो यानी कि इसको जो है हल करने पर कितना आ गया आपका 15:12:10। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 15:12:10 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे जो आपको ग्राफ दिया गया पूछा जा रहा है कि दिए गए डेटा का जो है बहुलक, यानी कि बहुलक आपका मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा अंक जो है किस में आया है। तो यहाँ पे दिया क्या गया है, व्यक्तियों की संख्या दिया गया है। तो यहाँ पे देखना है कि सबसे ज़्यादा व्यक्ति जो है कौन से रुपये की जो है बचत करता है। इधर आपका क्या दिया गया है बचत दिया गया। तो कौन से रुपये का व्यक्ति जो है सबसे ज़्यादा अधिक बचत करता है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर 4 व्यक्ति जो है क्या करता है 20 रुपये का बचत करता है। तो 20 रुपये का बचत करने वाले जो है सबसे अधिक आदमी, यानी कि सबसे अधिक व्यक्तियों की संख्या किस में है 20 रुपया बचत करने वाले आदमियों के। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 20 रुपये। क्या हो जाएगा 20 रुपये। तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है उसको क्या कहते हैं बहुलक कहते हैं। तो 20 रुपये कमाने वालों में सबसे ज्यादा व्यक्ति है, 4 व्यक्ति है तो सबसे ज्यादा व्यक्ति है। तो वही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बल्लेबाज B3 द्वारा जो है बनाए गए प्रति मैच का जो है औसत क्या। तो यहाँ पर जो है B3 का क्या करेंगे जितना भी जो है आपका यहाँ पर जो है रन दिया गया है उसे क्या करेंगे सभी को जोड़ेंगे और 5 से भाग दे देंगे, क्योंकि टोटल नंबर जो है यहाँ पर कितना है 5 है। तो यहाँ पर जो है पहले जोड़ेंगे B3 जो है टोटल कितना है। तो B3 का पहला जो है M1 कितना है 23 है। फिर M2 आपका 36 हो जाता है। M3 आपका 45 हो जाता है। M4 आपका 19 हो जाता है। M5 आपका 27 हो जाता है। यहाँ पर जोड़ेंगे 6 3 9 5 14 9 जो है यहाँ पे 23 हो गया। 23 7 30 हाथ में 3 3 2 5 4 9 1 10 2 12 3 आपका कितना हो जाता है 15 हो जाता है। टोटल नंबर जो है कितना संख्या था, टोटल नंबर जो है कितना था 5 था। तो 5 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज यानी कि औसत निकल जाएगा। 5 से 150 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 30 बार में चला जाएगा। यानी कि 30 जो है क्या आ जाएगा B3 का जो है औसत यानी कि एवरेज आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि एक व्यक्ति 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से कार चला रहा है तो व्यक्ति जो है 1620 किलोमीटर की दूरी को जो है कितने समय में पार करेगी। तो समय बराबर जो आपको निकालना क्या है समय। तो समय बराबर जो आपका फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर आपका हो जाता है दूरी बटा चाल। आपका क्या हो जाता है समय बराबर दूरी बटा आपका चाल हो जाता है। तो ये फॉर्मूला जो आपको हमेशा याद रखना है कि क्या होता है समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पर हमको निकालना क्या है टाइम निकालना है।
तो टाइम आपका ऊपर में क्या लिखेंगे, दूरी को लिखेंगे। तो दूरी आपका कितना दी गई है यहाँ पर 1620 किलोमीटर। चाल आपका क्या दिया गया, 30 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है। यहाँ पर दूरी किस में दी गई है, किलोमीटर में दी गई, लेकिन चाल किस में दिया गया, मीटर प्रति सेकंड को। तो जब चाल जो है मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ रहे और दूरी जो है किलोमीटर में दी गई हो, तो चाल को आपको किस में चेंज करना रहता है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसे चेंज करना होता है। तो क्या करेंगे, 30 मीटर प्रति सेकंड को जो है किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर देंगे। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं, जब आपका चाल मीटर प्रति सेकंड में हो, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो, तो 18/5 से गुना किया जाता है। तो 5 यहाँ पे काटेंगे तो 5 छक 30 हो गया, 18 छक 78 से, यानी कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गई, उसकी चाल हो गई। क्या हो गई, उसकी चाल हो गई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 108 से भाग दे देंगे। किससे भाग दे देंगे, 108 से भाग दे देंगे। यहाँ पे जो है कैलकुलेशन करेंगे तो 18 चक 78 से यहाँ पे हो जाएगा 18 नमा 6 से फिर काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 15 बार में चला जाएगा। यानी कि समय कितना आ गया, 15 आवर्स आ गया। यानी कि कितना आ गया, 15 घंटे में जो है क्या हो जाएगा, 1620 किलोमीटर की दूरी को तय कर लिया जाएगा। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। ये फॉर्मूला जो आपको हमेशा याद रखना है कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 8 के पहले 4 धनात्मक गुणकों का जो है औसत क्या, यानी कि एवरेज क्या है। तो आपको जो है हमेशा जो है आपसे एवरेज जो है इस तरीके के गुणकों का पूछा जाए तो क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि k इंटू एन प्लस 1/2। के जो है आपका हो जाता है गुणज। जैसे यहाँ पर किसकी गुणज बोली जा रही है, 8 की गुणज बोली जा रही है। तो के जो है आपका क्या हो जाता है, गुणज होता है। जैसे कि यहाँ पर 8 जो है क्या है, के है। और यन जो है आपका क्या हो जाता है, नंबर ऑफ टर्म हो जाता है। यन आपका क्या हो जाता है, नंबर ऑफ टर्म की कितनी बार जो है उसका गुणज बोला जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे कितनी बार बोला जा रहा है, 4 धनात्मक गुणजों का बोला जा रहा है। तो यहाँ पे कितनी है, 4 है। यानी कि नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर कितना है, 4 है। तो के आपका क्या हो जाता है, गुणज, यानी कि जिसका गुणज बोला जा रहा है। यन आपका हो जाता है गुणकों, मतलब कि कितनी बार जो है उसका गुणज बोला जा रहा है। तो यहाँ पर 4 बार बोला जा रहा है, 8 यहाँ पे जो है के का मान है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसे जो है हल करेंगे, के जगह जो है किसका वैल्यू पुट कर देंगे, 8 यहाँ पर लिख देंगे। यन जो आपका कितना है, 4 है, प्लस 1/, आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि 8 इंटू 5/2। 2 से 8 को काटेंगे तो 4 बार में चला जाएगा। यानी कि आपका कितना आ गया, एवरेज यानी कि औसत 20 आ गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बी ए से कितना 20% अधिक है, सी बी से 25% अधिक है। दिया गया सी का मान यहाँ पर दिया गया, पूछा जा रहा है कि ए का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसे जो है सभी जो है यहाँ पर रेशियो में सभी को निकाल लेंगे कि ए जो है यहाँ पर बी से जो है, यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, ए जो है बी से 20% अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है, 20% अधिक है। तो ये मान लीजिए 100% है, तो बी जो है कितना हो जाएगा, 120%। फिर जो है आगे बोला जा रहा है कि बी सी यहाँ पर लिख देते हैं, सी जो है कितना, बी से जो है 25% अधिक है। यानी कि बी अगर 100% है तो सी कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, इसे जो है सारा जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 25 चौक 100, 25 25 125। 20 से काटेंगे तो 20 छक 120। यहाँ पर सभी जो है क्या है, रेशियो में, सभी जो है क्या है, रेशियो में। तो रेशियो में एक दूसरे से काट सकते हैं। तो 20 25 आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है बी का मान। तो बी को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे तो 4 तिया 12 और 6 दूनी 12 यहाँ पर गुना कर देंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा, ए बी सी का रेशियो निकल जाएगा। यानी कि 5 दूनी 10 हो गया आपका, 6 दूनी 12 हो गया आपका यहाँ पर, और आपका कितना हो जाता है, 5 तिया 15 हो जाता है। तो 15 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 330 दिया गया है। कितना दिया गया है, 330 दिया गया। यानी कि 15 से काटेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। तो 15 से काटेंगे तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना आ गया, 22 आ गया। हमसे पूछा क्या जा रहा है, ए का मान पूछा जा रहा है। ए का जो है कितना मान है, 10 यूनिट है। तो इसमें क्या करेंगे, 1 यूनिट का अगर मान 22 है तो 10 यूनिट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 22 में 10 को गुना करेंगे। यानी कि ए का वैल्यू जो है आपका कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू आपका आ जाएगा 220। कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे जो है दो आपको जो है नंबर दी गई है, उसका पूछा जा रहा है कि महत्तम समवर्तक क्या होगा, यानी कि एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों में जो है सबसे अधिक कॉमन क्या है। तो दो देखेंगे, दो जो है इसमें है लेकिन दो जो है दूसरे नंबर में नहीं है, यानी कि दो जो है कॉमन फैक्टर दोनों में नहीं है। क्या नहीं है? कॉमन फैक्टर दोनों में नहीं है। फिर आगे यहाँ पर देखेंगे तीन जो है, तीन यहाँ पर 3 पे पावर 5 है, 3 पे पावर 1 है, यानी कि कॉमन दोनों में क्या है? तो 3 पे पावर 1 है। दोनों में कॉमन जो है हाईएस्ट कितना है? 3 पे पावर 1 जो है हाईएस्ट कॉमन है। फिर आगे देखेंगे 5, यहाँ पर 5 पे पावर 5 है, 5 पे पावर 2 है। तो हाईएस्ट कॉमन कितना है दोनों में? 5 पे पावर 2। हाईएस्ट कॉमन कितना है दोनों में? 5 पे पावर 2। फिर इसमें देखेंगे, इसमें 7 पे पावर 1 है, लेकिन इधर जो है फर्स्ट नंबर में आपका जो है 7 का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया, यानी कि 7 को नहीं लिखा जाएगा। तो एचसीएफ मतलब होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि उच्चतम आपका जो है दोनों में समानता कितनी है। तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न में जो है जो आपका कितना समानता था? 3 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक वस्तु का जो है विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य, तो 3 आपका क्या है? विक्रय मूल्य है, क्या है? यानी कि एसपी, एसपी यानी कि क्या? विक्रय मूल्य। और 4 आपका क्या है? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि क्या है? आपका सीपी है, यानी कि कॉस्ट प्राइस है। तो पूछा जा रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो हमें साफ पता चल रहा है कि एसपी जो है क्या है? कम है, किससे? सीपी से, यानी क्या हुई है यहाँ पर? हानि हुई है। कितने की हानि हुई है? तो सीपी माइनस जब एसपी करेंगे तब आपका क्या निकल जाएगा? लॉस निकल जाएगा। तो लॉस आपका कितना हो रहा है? 4 माइनस 3, तो कितने यूनिट का लॉस हो रहा है? 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। जब आपको लॉस परसेंटेज निकालने के लिए बोले तो नीचे आपका क्या रहता है? सीपी रहता है। नीचे क्या लिखेंगे? सीपी। तो सीपी कितना था? 4 यूनिट। सीपी यहाँ पर कितना है? यानी कि क्रय मूल्य कितना है? 4 यूनिट है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से 100 को काटेंगे, कितना बार में चला जाएगा? 25 बार में, यानी कि उसकी जो हानि कितनी है? 25% है। कितनी प्रतिशत हानि है? तो 25% जो है उसकी क्या है? हानि है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे जो आपका सिंप्लीफिकेशन का जो है यहाँ पर क्वेश्चन है, बॉडमास थ्योरम, जो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि बॉडमास क्या होता है। तो बी से आपका ब्रैकेट हो जाता है, ओ से ऑफ, यानी कि हिंदी में का, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड, एस से सब्ट्रैक्ट। इसे जो है क्या करेंगे? सबसे पहले जो है यहाँ पर सबसे अंदर जो है ब्रैकेट के अंदर का सारा जो है क्या कर लेंगे? पहले हल कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है ब्रैकेट का सारा हल करेंगे तो 2/5 यहाँ पर 62 दिया गया, तो सभी का नीचे एलसीएम ले लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 6 × 5 = 30 और 2 × 5 = 10, यानी कि 310 आपका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पे जो है आपका कितना आ जाता है? 62, 62 दूनी जो आपका कितना हो जाएगा? 124। यहाँ पे आपका हो जाता है 16 दूनी 32, प्लस आपका यहाँ पर 16 × 5 = 80, सॉरी यहाँ पे 16 × 5 = 80 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 11 × 5 = 55 हो जाएगा। तो इसे जो है हल करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाता है? 5 × 4 = 9, 12 × 5 = 17, में से जो है कितना जाना है? 80 जाना है। बटा में आपका कितना है? 310 है, तो 80 यहाँ पर से चला जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 9, यानी कि 99/310, यानी कि ब्रैकेट का वैल्यू जो आपका कितना आ गया? 99/310। बाकी क्या करेंगे? सभी को जो है नीचे लिखकर हल कर लेंगे। तो 6 × 5 = 30 है, 31/5 हो जाता है। पहले पूर्णांक का जो है तोड़ेंगे तो इसे, फिर जो है आपका क्या है? गुना का साइन है, फिर इंटू में क्या लिखेंगे? 5/6। यहाँ पर का मतलब आपका क्या होता है? गुना होता है, तो इसे क्या करेंगे? गुना लिख देंगे। और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर का सारा का वैल्यू कितना आया था? 99/310 आया था। कितना आया था? 99/310। इससे बाकी क्या करेंगे? सभी हल कर लेंगे। तो 5 से 5 चला गया। यहाँ पर जो है क्या करेंगे? 31 से जो है यहाँ पर काटेंगे तो 10 बार में चला जाएगा, और यहाँ पर जो है 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 33 दिया 99 चला जाता है। तो यहाँ पर ऊपर में कितना बच गया? 33 बच गया। नीचे में जो है 2 × 10, यानी कि आपका कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाता है? 33/20, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक आयताकार मेज का परिमाप जो है कितना है? 48 सेंटीमीटर है। फिर आगे बोला जा रहा है कि यदि आयताकार मेज का क्षेत्रफल कितना 128 है तो मेज की लंबाई जो है क्या होगी। तो जब भी जो है आपको क्षेत्रफल को जो है निकालने के लिए किसी आयत, यानी कि इंग्लिश में कहा जाता है इसे रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ गुने ब्रेथ होता है, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है किसी भी आयताकार के एरिया का फॉर्मूला।
तो यहाँ पर जो आपको पता होना चाहिए, जब लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो आपका कितना आएगा, 128 यहाँ पर बोला जाएगा आपका एरिया आएगा। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, लंबाई पूछा जा रहा है। तो जब भी आपसे लंबाई पूछा जाएगा तो इसे जो आप बाई ऑप्शन से भी बना सकते हैं कि कौन सा गुणज जो है, कौन सा नंबर जो 128 से कट रहा है, जो नंबर आपका 128 से कटेगा वो आपका लंबाई हो सकता है। तो 18 से क्या कट रहा है, तो 18 25 90, 18 चौका टोटल से नहीं, 18 से आपका ये नहीं कटेगा। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल नहीं हो सकता। 10 से भी जो 128 से नहीं कटेगा। फिर यहाँ पर 12 से देख लेते तो 12 से भी 128 से नहीं कटेगा। यानी कि एक ही ऑप्शन बचता है जिसकी लंबाई जो है हो सकती है, जो कि 128 का गुणज भी बनता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3। तो इसे जो है बेसिक तरीके से भी हल कर लेते हैं। तो बेसिक तरीके से हल करने का यहाँ पर होता है कि लेंथ और ब्रेथ, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ का जो है कितना आ गया, टोटल 128 आ गया। कितना आ गया, 128 आ गया। और यहाँ पर जो है आयताकार का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है आपका, क्या हो जाता है, पेरीमीटर, यानी कि परिमाप हो जाता है। तो यहाँ पर जो है परिमाप का जो है वैल्यू कितना दिया गया, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ, टोटल परिमाप कितना दिया गया, 48 दिया गया। तो यहाँ पर 2 से जो है 48 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 24 बार में। यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ जो है कितना आ गया, 24 आ गया। लेंथ इंटू ब्रेथ कितना, 128 है। तो यहाँ पर कोई आपको नंबर दिख रहा है, आपको जो है मन से निकालना है यहाँ पर कि लेंथ और ब्रेथ जो है कितनी हो सकती है, कि जिसके जोड़ने पर 24 आ जाए और जिसके गुना करने पर जो है 128 आ जाए। तो इसे जो आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा कि 16 और 18 को जो है यहाँ पर रिलेशन बन रहा है। किसका, 8 का, 16 और 8 का बना, यानी कि 16 8 24 होता है। 16 इंटू 8 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 128 आपका आ जाएगा। यानी कि लेंथ की लंबाई जो है कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, और ब्रेथ की लंबाई जो है कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो यानी कि आप बेसिक तरीके से बनाएंगे या फिर बाई ऑप्शन भी, जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 ही सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन 5 मैचों में B1 तथा B4 द्वारा जो है बनाए गए रनों की कुल संख्या में अंतर क्या है। तो B1 का यहाँ पर ये है और B4 जो है आपका नीचे है। तो दोनों को जोड़ेंगे और दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस यानी कि अंतर निकालेंगे। तो B1 का पहले जोड़ लेते हैं। तो आपका कितना है, B1 का 120 है, फिर आपका 95 है, फिर आपका 83 है, फिर आपका 86 है, फिर आपका क्या है, 20 है। सभी को जोड़ेंगे तो 5 3 8 6 14, हाथ में 1, 12 9 21, 8 29, 8 आपका हो जाता 37 2 37 और 2 39, 39 है 1 40, यानी कि 404 जो है B1 का टोटल आ जाता है। तो अब क्या करेंगे, B4 को जो है सारा जोड़कर देखेंगे तो B4 का जोड़कर कितना आता है। तो B4 का जो है पहला कितना है, 56 है, फिर 65 है, फिर आपका 85 हो जाता है, फिर 45 हो जाता है, फिर आपका कितना हो जाता है, 42 हो जाता है। तो 5 3 15 2 17, 6 आपका कितना हो जाता है, 23, हाथ में 2 4 4 8 8 16 16 6 22 22 5 27 और 2 आपका कितना हो जाता है, 29 आ जाता है। यानी कि B1 और B4 जो है आपका यहाँ पर वैल्यू निकल गया। तो दोनों का क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, B1 माइनस B4, यानी कि दोनों का अंतर निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो क्या करेंगे, 404 माइनस 293 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 7 4 11, यानी कि दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 111 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 111, दोनों का अंतर हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ये आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर इंग्लिश में, मैं इसे जो है आपको हिंदी में समझा दूंगा यहाँ पर सारा पढ़ के। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि द प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल आर इन द रेशियो 4:3 दिया गया। यानी कि बोला जा रहा है कि 2 आर्टिकल यानी कि 2 वस्तुओं का जो है अनुपात जो है, किसी भी मान लीजिए वस्तु का कोई भी अनुपात दिया गया, 2 वस्तुओं का कितना दिया गया, 4:3 दिया गया। फिर आगे बोला जा रहा है कि द प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 50%। यानी कि कोई भी जो पहली वस्तु थी, जैसे कि पहली वस्तु का यहाँ पर यूनिट में मान कितना दिया गया था, 4 दिया गया था। तो बोला जा रहा है कि पहली वस्तु का जो है मान जो है, यानी कि दाम जो है कितना बढ़ गया, 50% बढ़ गया। फिर आगे बोला जा रहा है कि एंड द प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल इज डिक्रीज बाई 10%। और दूसरे आर्टिकल यानी कि दूसरे वस्तु का मूल्य जो है कितना, 10% कम हो गया। क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि डिक्रीज हो गया। फिर बोला जा रहा है कि इफ द न्यू प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल इज 54 रुपये। बोला जा रहा है कि दूसरे आर्टिकल का नया प्राइस जो बाद में घटाया गया, उसके बाद जो है कितने रुपये उसका है, 54 रुपये। तो पूछा जा रहा है कि ओरिजिनल प्राइस भाड़ बाद ओरिजिनल प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, यानी कि पहले आर्टिकल यानी कि पहली वस्तु का जो है ओरिजिनल प्राइस, यानी कि पहले वाली वस्तु का जो है पहले वाला प्राइस आपका क्या है। यहाँ पे जो है इसे हल करेंगे तो यहाँ पर जो है
पहली वस्तु दूसरी वस्तु दोनों जो है यहाँ पे कितना अनुपात में दिया गया था, 4:3 था कोई भी वस्तु का। इसे जो है आसानी से हल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों में एक एक शून्य बैठा देंगे। क्या करेंगे, एक एक शून्य यहाँ पर जो है क्या करेंगे, पुट कर देंगे, जिससे आसानी से हल हो जाए। तो पहली जो है वस्तु में कितना प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाती है, 50% का। तो 50% यानी कि आधा का, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 50% किस में हो जाएगा, आधा। यानी कि आधा जो है उसमें क्या कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है। यानी कि जो है 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20। यानी कि पहले वाली वस्तु में कितने की वृद्धि कर दी जाती है, +20 की वृद्धि कर दी जाती है। फिर बोला जा रहा है कि दूसरे वस्तु में जो है क्या कर दी जाती है, 10% की जो है डिक्रीज यानी कि कमी कर दी जाती है। 10% यानी कि कितना, 1/10 का। तो कितनी कमी की गई, तो 1/10। 30 का 1/10 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 30 का इस तरीके से निकालेंगे कि 1/10 कितना हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। यानी कि 30 का 1/10 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि दूसरी वस्तु को जो है क्या किया गया है, यहाँ पर कमाया गया। पहली वस्तु क्या था, बढ़ाया गया था, दूसरी वस्तु को जो है 10% कमाया गया था। तो बोला जा रहा है कि दूसरी वस्तु का मूल्य जो है, नया मूल्य कितना है, 54 है। यानी कि 30 का वस्तु का दाम अब कितना यूनिट हो गया है, 3 की कमी होकर अब कितना हो जाएगा, 27 यूनिट उस वस्तु का दाम हो गया, जो कि रुपये में कितना दिया गया, 54 रुपये दिया गया। यानी 1 यूनिट का वैल्यू जो है कितना है, 2 रुपये। कितना रुपये, 2 रुपये है। तो पूछा क्या जा रहा था कि आपका जो ओरिजिनल प्राइस फर्स्ट आर्टिकल, यानी कि पहली वस्तु का जो ओरिजिनल प्राइस क्या है, तो पहली वस्तु का ओरिजिनल यूनिट में जो है प्राइस कितना था, 40 यूनिट था। 1 यूनिट बराबर 2 रुपये है, तो 40 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो इससे क्या करेंगे, 2 से 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि टोटल रुपये जो है फर्स्ट आर्टिकल का ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी का यहाँ पे क्या दिया गया, अनुपात दिया गया है। ए और बी का अनुपात कितना है, 4:5 है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि A/B अनुपात B/A का क्या होगा। तो ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पर 4 है और बी का मान यहाँ पर कितना है, 5 है। तो ए का मान यहाँ पर 4 पुट कर देंगे और बी का मान जो है कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर जो है यहाँ पे अनुपात दिया गया, फिर क्या दिया गया, बी आपका कितना है, 5 है। नीचे में आपका ए है, ए का मान कितना है, 4 है। तो क्या करेंगे, नीचे का सारा एलसीएम ले लेंगे। नीचे का 5 और 4 का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा एलसीएम, 20 आ जाएगा। तो 20 जो आपका एलसीएम है, क्या करेंगे, सभी संख्या में जो है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 चौक यहाँ पर 20 हो गया, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। 4 से 20 को काटेंगे तो यहाँ पे कितना बार में चला जाएगा, 5 बार में। यानी कि यहाँ पर कितना आ गया, 25 आ गया। यानी कि इसका जो है आंसर कितना हो जाएगा, 16:25 हो गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सी अकेले कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, 20 दिन में पूरा कर सकता है। फिर बोला जा रहा है कि डी अकेले उसी कार्य को जो है कितने दिनों में कर सकता है, 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो पूछा जा रहा है कि सी और डी मिलकर जो है उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आपको एक फार्मूला जो हमेशा टाइम एंड वर्क यानी कि टाइम एंड वर्क में जो है पता होना चाहिए कि टोटल वर्क इक्वल टू आपका क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। क्या होता है, टोटल वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। टोटल वर्क आपका हो गया कुल कार्य, इफिशियंसी हो गया आपका कार्य क्षमता, टी यानी कि आपका समय हो गया। तो सी को जो है सबसे पहले क्या करेंगे, सभी का इफिशियंसी निकालेंगे। तो सी कितने दिनों में काम करता है, 20 दिनों में। और डी जो है कितने दिनों में काम करता है, 30 दिनों में। दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 20 और 30 का जो एलसीएम कितना होता है, तो 60 होता है। 60 को जब 20 से भाग देंगे तो सी का इफिशियंसी निकल जाएगा, यानी कि कार्य क्षमता निकल जाएगा। तो सी का इफिशियंसी कितना हो गया, 3 हो गया। किसकी इफिशियंसी है, 3, सी की इफिशियंसी है। जब 60 को 30 से भाग देंगे तो किसका इफिशियंसी निकल जाएगा, डी का। यानी कि डी का जो है कार्य क्षमता कितना है, 2 है। तो पूछा क्या जा रहा है, सी और डी मिलकर जो है कितने दिनों में जो है उस कार्य को कर सकते हैं। तो हमें करना कितना काम है, 60 काम करना है। ये जो आपका एलसीएम निकलता है वही जो आपका क्या होता है, कुल कार्य होता है। तो हमें करना कितना काम है, 60 काम करना है। करेगा कौन, सी और डी मिलकर करेगा। तो दोनों मिलकर कितना काम कर सकते हैं एक दिन में, तो 3 2 5 दिन में। तो 60 को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क बटा में इफिशियंसी आपका नीचे की ओर चला जाएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। तो टाइम बराबर आपका क्या हो गया, ऊपर में क्या है, टोटल वर्क है, नीचे में आपका क्या है, टोटल इफिशियंसी है। तो 60 को जब 5 से भाग देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, टोटल टाइम निकल जाएगा। तो 60 को 5 से भाग देंगे तो कितना आता है आपका, 12। यानी कि 12 डेज में जो है क्या हो जाएगा, सी और डी जो है उस काम को पूरा दोनों मिलकर कर सकते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15।
तो ये भी क्वेश्चन जो आपका इंग्लिश में दिया गया है, मैं इसे जो है पढ़कर आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि द हाइट ऑफ अ कोन इज 24 सेंटीमीटर। कोन यानी कि शंकु आपका होता है, शंकु का जो है आपका क्या दिया गया, ऊंचाई कितना दिया गया 24 सेंटीमीटर, एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस कितना है 10 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर दिया गया। फिर बोला जा रहा है इफ द रेट ऑफ पेंटिंग इज 28 सेंटीमीटर पर स्क्वायर देन द भाड़ विल विद द टोटल कॉस्ट इन पेंटिंग द कोन फ्रॉम आउटसाइड। तो किसी कोन को जो है बाहर से रंगा जाएगा तब उसका जो है कॉस्ट कितना होगा, अगर उसके जो है 28 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर जो है उसका कॉस्ट यानी कि दाम लगाया जाता है। तो जब इसके बाहरी क्षेत्रफल पर रंगा जाएगा तो बाहरी क्षेत्रफल का जो है फार्मूला आपका क्या होता है, तो बाहरी क्षेत्रफल का किसी शंकु का फार्मूला क्या होता है, एरिया बराबर यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपका क्या हो जाता है पाई आर यल होता है। यल आपका क्या होता है स्लैंट हाइट होता है। स्लैंट हाइट मतलब इसका जो आपके टेहरे में ये आपका दिख रहा है ये आपको क्या कहा जाता है स्लैंट हाइट कहा जाता है। इसे जो है यल कहा जाता है, क्या कहा जाता है स्लैंट हाइट यानी कि तिरछा ऊंचाई जिसे कि यल लिखा जाता है। तो यल आपका क्या हो गया स्लैंट हाइट हो गया। तो ये आपका लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर यल होता है। तो यहाँ पर आपका त्रिज्या क्या दिया गया 10 सेंटीमीटर दिया गया, लेकिन यहाँ पर यल आपको क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 24 सेंटीमीटर क्या दिया गया है ऊंचाई यानी कि हाइट दी गई है और 10 सेंटीमीटर आपका रेडियस दिया गया। तो आपका जो है यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाता है हाइट हो जाता है और ये जो आपका क्या हो जाता है रेडियस हो जाता है और एक दूसरे पे क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये आपका हाइट है, ये आपका क्या है रेडियस है, तो आपका क्या निकाल लेंगे यल निकाल लेंगे। तो यल निकालने के लिए क्या करेंगे 24 का स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे। तो 24 का स्क्वायर आपका कितना हो जाता है 576 हो जाता है, कितना हो जाता है 576 प्लस 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है। तो जोड़ेंगे तो 676, 676 किसका स्क्वायर है तो 26 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 26 का स्क्वायर है। स्क्वायर जो आपको हमेशा 1 से 30 तक जो है आपको हमेशा याद रखने की जरूरत होती है, जिससे जो है परीक्षाओं में आप किसी भी प्रश्न में जो है आपको टाइम जो है आप बचा सके। तो यहाँ पे जो आपका क्या आ गया यल का मान कितना आ गया 26 सेंटीमीटर आ गया। तो अब क्या करेंगे सभी वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो पाई को जो है 22/7 लिखा जा सकता है। आर जो है आपका कितना है 10 सेंटीमीटर है तो 10 यहाँ पे लिख देंगे। यल जो है आपका कितना आया 26 आया। ये जो है आपका कितना है प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है 28 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या करेंगे कुल रुपये निकालने के लिए 28 से यहाँ पर गुना कर देंगे। यहाँ पे बाकी हल करेंगे तो 7 चौक 28 यहाँ पर आ जाएगा। 26 पची आपका कितना हो जाता है सॉरी 26 चौक जो आपका कितना हो जाता है 104 हो जाता है। 104 इंटू क्या करेंगे 22 को यहाँ पर करेंगे तो 104 दूनी कितना हो जाएगा 208 और आपका 208 आ जाएगा, यानी कि 2288 यहाँ पर आ गया। आपका यहाँ पर 10 और बचा हुआ है तो 10 से गुना करेंगे तो 109 आपका यहाँ पर और बढ़ जाएगा, यानी कि कुल एरिया जो है कितना आ जाएगा 22,880 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो सॉरी यहाँ पर जो है टोटल रुपये ये आपका क्या है टोटल रुपये, यानी कि 22,880 रुपये जो आपका क्या है टोटल रुपये, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 32 रुपये की राशि पर जो है 20% के वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो जब आपको 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज का अंतर पूछे तो एक जो है आपको फार्मूला हमेशा याद रखने की जरूरत होती है कि P इंटू आर स्क्वायर बटा आपका क्या हो जाएगा 10,000, कितना हो जाएगा नीचे में 10,000 इक्वल टू जो है क्या हो जाता है CI माइनस ESI। ये आपको जो है फार्मूला हमेशा जो है याद रखना है कि P इंटू आर स्क्वायर बटा 10,000 इक्वल टू CI माइनस ESI। ये जो आपका कितने ईयर का फार्मूला है 2 ईयर का फार्मूला, कितने ईयर का 2 ईयर का जो है। जब आपसे पूछा जाए कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा तो P से आपका हो गया प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R से रेट यानी कि दर, CI और ASI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज का अंतर हो गया। तो यहाँ पे प्रिंसिपल आपका यानी कि मूलधन कितना दिया गया 3200 दिया गया, कितना दिया गया 3200। रेट यानी कि दर आपका कितना दिया गया 20 दिया गया 20%। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाता है 400 हो जाता है। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, नीचे क्या करेंगे 10,000 लिख देंगे। तो यहाँ पर बाकी हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा CI माइनस SI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर आपको निकल जाएगा। तो 2 शून्य इधर 2 शून्य यानी कि 4 शून्य नीचे से 4 शून्य कट गया, यानी कि 32 दूनी 64 दूनी 128। तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर आपका कितना 128
है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो 2 ईयर के लिए जो है 2 ईयर के लिए अंतर का जो है आपको फॉर्मूला यहाँ पे हमेशा याद रखें कि P/R² बटा 10,000 इक्वल टू जो है चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज का अंतर होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे बोला जा रहा है कि विवेक, देव और ललित जो है अकेले कितने दिनों में कर सकता है? 10 दिन, 15 दिन और 20 दिनों में जो है पूरा कर सकते हैं। फिर बोला जा रहा है कि विवेक तथा देव मिलकर जो है समान कार्य का आधा काम, कितना काम? आधा काम जो है कितने दिनों में कर सकता है? तो अभी आपको बताया गया टोटल वर्क इक्वल टू आपका क्या होता है? इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। टोटल वर्क आपका हो गया कुल कार्य इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता, टी यानी कि आपका समय हो गया। तो पहले जो है आपका क्या है? विवेक है। विवेक जो है कितने दिनों में कर सकता है? तो 10 दिन में। देव आपका जो है कितने दिनों में कर सकता है? तो 15 दिनों में कर सकता है। ललित जो है उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? 20 दिनों में कर सकता है। तो तीनों का क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तीनों का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम तीनों का कितना आ जाएगा? 10, 15, 20 का, तो 60 आ जाएगा। कितना एलसीएम आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो 10 को जब यहाँ पे 60 को जब 10 से भाग देंगे तो किसका आपका इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता आ जाएगा? विवेक का। तो कितना आता है? 60 को 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 60 को जो है 15 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 4 आ जाएगा। और 60 को जब 20 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, जो कि 3 किसका इफिशियंसी है? ललित का इफिशियंसी है। तो तीनों का इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता निकल गया। तो यहाँ पे जो अब करना कितना है? हमें आधा काम करना है। तो टोटल काम कितना है? 30 काम। तो आधा काम कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे टोटल काम कितना है? 60 काम है। तो आधा काम कितना हो जाएगा? 30 काम हो जाएगा। 30 काम हमें क्या करना है? करना है। लेकिन करेगा कौन? विवेक और देव करेगा। कौन करेगा? विवेक और देव करेगा, यानी कि ललित कार्य नहीं करेगा। तो करेगा कौन? विवेक और देव। दोनों जो है कितने की इफिशियंसी से करते हैं? एक 6 से करता है, एक 4 से करता है। तो दोनों मिलकर कितने की इफिशियंसी, यानी कि दोनों जो है कितना काम करेगा? 6 और 4 10 काम करेगा, यानी कि दोनों का इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता कितना है? 10 है। दोनों जो है करना कितना काम है? 30 काम करना है। तो करेगा कितने दिनों में? 0 से 0 चला गया, यानी कि 3 दिन में जो है दोनों मिलकर उस काम के आधे काम को जो है कर देगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो देखेंगे यहाँ पर जो है क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अनिल गोज टू हिज ऑफिस एट द स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर प्रति आवर एंड रिटर्न टू हिज हाउस एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि अनिल जो है अपने ऑफिस जो है कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है? 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। और ऑफिस से घर जो है कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है? तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। फिर बोला जा रहा है आगे कि इफ ई टेक्स टोटल 39 आवर, यानी कि उसे ऑफिस जाने और ऑफिस से घर आने में टोटल जो है कितने समय लगते हैं? 39 घंटा, यानी कि 39 आवर लगते हैं। तो पूछा जा रहा है कि देन व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन द ऑफिस एंड द होम, यानी कि उसके घर से ऑफिस के बीच की जो है दूरी क्या है? तो मान लेंगे ऑफिस से उसके घर के बीच की दूरी जो है क्या है? एक किलोमीटर है। क्या कितने किलोमीटर है? 1 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 1 किलोमीटर है। और आपको हमेशा जो है फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि समय बराबर जो है क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर आपका क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। तो ये फॉर्मूला जो आपको हमेशा याद रखना है कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो आपको जो है दूरी कितनी दी गई है? दूरी जो है हमने क्या मान लिया है? घर से ऑफिस की दूरी 1 किलोमीटर। तो घर से ऑफिस जो है कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है? तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो हमें निकालना क्या है? समय निकालना। तो समय दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर। चाल आपका कितना हो गया? 35 किलोमीटर। तो ये आपका क्या निकल गया? घर से ऑफिस जाने का समय। फिर क्या करेंगे? इसमें प्लस कर देंगे। प्लस जो है अब ऑफिस से घर आएगा तो कितना दूरी आएगा? तो 1 किलोमीटर ही आएगा, क्योंकि जितना गया था उतना ही जो अब क्या आएगा? वापस आएगा, यानी कि 1 किलोमीटर। लेकिन आया अब कितने की चाल से? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कितने की चाल से? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यानी कि जब ऑफिस गया तो टोटल इतना समय लगा, और यहाँ पर जो ऑफिस से घर वापस आया तो यहाँ पर जो इतना समय लगा, यानी कि इधर जो आपका क्या हो गया? टोटल समय हो गया। तो आपका टोटल समय एक्चुअली में कितना दिया गया है? 39 दिया गया। तो आपका राइट साइड में भी क्या हो गया? टोटल समय हो गया, और लेफ्ट साइड में भी क्या हो गया? टोटल समय हो गया। तो इसे क्या करेंगे? अब हल कर लेंगे। तो 35 और 30 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। 35 दूनी 70, 210। 210 आपका क्या हो जाएगा? 35 और 30 का एलसीएम हो जाएगा। तो 35 से जो है 210 को भाग देंगे तो कितना बार में चला जाएगा? 7 21, यानी कि 6। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6a, और 3 7 यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 7a बराबर आपका कितना? 39।
तो आपका कितना हो गया यहाँ पे 7×6 13 बटा 210 इक्वल टू आपका कितना है 39। 13 से काटेंगे 39 को कितना बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पे ए का वैल्यू जो आपका कितना आ गया 630। 210 को जो है 3 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 630, यानी कि उसके घर से ऑफिस की दूरी जो है कितनी है 630 किलोमीटर है। यही तो आपसे पूछा जा रहा था, डिस्टेंस बिटवीन इज ऑफिस एंड होम। तो यहाँ पे जो है घर से और ऑफिस की दूरी जो है कितनी है 630 किलोमीटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक वस्तु को 20% की छूट देने के पश्चात कितना में बेच दिया गया, 5360 रुपये में उसे बेच दिया गया। तो पूछा जा रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस आपका क्या होगा। तो 20% को क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/5। आपको जो हमेशा पता होना चाहिए कि 20 किसी भी परसेंटेज में फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 20% दिया गया है, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे में क्या चला आएगा 100 चला आएगा। 20 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 5 बार, यानी कि इसे जो है 1/5 भी फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है। तो फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं हम लोग कि ताकि जो है प्रश्न को जो है आसानी से हल किया जा सके। तो यहाँ पे 1/5 है, यानी कि 5 की वस्तु को जो है क्या कर दी गई 1 यूनिट की उसमें छूट दे दी गई, यानी कि 5 की वस्तु को जो है 1 की उसमें छूट दी गई। तो कितनी में बेच दी गई 4 यूनिट में उसे बेच दी गई। तो कितना में उसे बेच दी गई, तो 4 यूनिट बराबर यहाँ पे एसपी कितना दिया गया है 5360 रुपये दिया गया, यानी कि उसे जो है 5360 रुपये में बेच दी गई। तो 4 से यहाँ पर काटेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 चौक 52, 1 बचा 4 चौक 16, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना आ गया 1340 रुपये आ गया। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस पूछा जा रहा है। तो मार्क्ड प्राइस जो है पहले कितना था 5 था, यहाँ पर जो है पहले कितना यूनिट में था तो 5 यूनिट था। तो 1 यूनिट का वैल्यू 1340 है, तो जब 5 में 1340 को क्या करेंगे गुना करेंगे तब आपका क्या निकल जाएगा मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य निकल जाएगा। तो 5 से यहाँ पे गुना करेंगे तो 5 चौक 20, पहले से 1 सुना था तो 1 सुना लिख दिए, 5 चौक 20, 2 13 5 65 और 2 आपका कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, यानी कि मार्क्ड प्राइस यानी कि आपका अंकित मूल्य कितना आ गया 6700 रुपया आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई जो है कितनी है 12 और 9 सेंटीमीटर है। बोला जा रहा है कि आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होगा। तो किसी भी आयत का जो है एरिया क्या होता है लेंथ, ये आपका ब्रेथ होता है। तो एरिया आपका क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई क्या होती है रेक्टेंगल की एरिया होती है। तो लंबाई कितना दिया गया 12 दिया गया, चौड़ाई कितना दिया गया 9 दिया गया, 12 नंबर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि उस रेक्टेंगल यानी कि आयताकार का जो है एरिया कितना आ जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ये भी जो आपका क्या है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसे जो है हम लोग जो है सावधानी से इसे हल करेंगे। तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे 4 प्लस में है, यहाँ पर जो है क्या करेंगे भाग दे देंगे 200 को 50 से, तो कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, प्लस 3/2 है। का मतलब क्या होता है हिंदी में गुना होता है, ऑफ में ऑफ जो है इंग्लिश में इसे कभी कभी लिख दिया जाता है। तो 1/5 माइनस 1/4 कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा नीचे एलसीएम 20 आ जाएगा, और 4 माइनस आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -1/20 आता है, क्या आता है -1/20। तो इसे जो है बाकी हल करेंगे तो 4 4 इधर यहाँ पे हो गया 8 यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा आपका -3/20 दूनी 40 हो जाएगा। तो क्या करेंगे नीचे 40 एलसीएम ले लेंगे, 8 चौक 32 जो है ऊपर कितना हो जाएगा 320, और यहाँ पे प्लस माइनस -3 हो जाएगा। 320 में से 3 चला गया तो कितना आ जाएगा 317 आ जाएगा, नीचे में आपका कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, यानी कि सिंप्लीफिकेशन का आंसर कितना आता है 317/40, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो सिंप्लीफिकेशन जो है परीक्षाओं में आप संभल कर बनाया करेंगे, इसमें जो है गलती होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे बोला जा रहा है कि विद्यालय के 50 शिक्षकों की औसत कितनी है 66 वर्ष है। फिर बोला जा रहा है कि किसी दूसरे विद्यालय में जो है 60 शिक्षकों का औसत जो है कितना है 55 वर्ष है। तो पूछा जा रहा है दोनों विद्यालयों के शिक्षकों को मिलाकर जो औसत आयु कितनी है। तो क्या करेंगे 50 × 66 करेंगे और फिर 60 × 55 करेंगे, या दोनों को जोड़ कर क्या करेंगे फिर उसे जो है टोटल शिक्षकों से डिवाइड कर देंगे तो आपका जो है औसत आयु आपका निकल जाएगा। तो 50 सबसे पहले क्या करेंगे 50 × 66 करेंगे, तो
तो 2 शून्य 6 पचे 30, 6 पचे 30 और 3 33, दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3300। फिर जो है 60 इंटू 55 यहाँ पर करेंगे, तो 60 इंटू 55 करेंगे तो 6 पचे 30, 6 पचे 30 और 3 3300, इसका भी जो है क्या आ जाएगा कुल उम्र आ जाएगा। तो पहले विद्यालयों का जो है कुल उम्र कितना है 3300 है, और दूसरे विद्यालय का भी कुल उम्र कितना है 3300 है। तो दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो टोटल उम्र कितना हो जाएगा 6600 जो है टोटल उम्र हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, औसत आयु निकालनी है। तो टोटल शिक्षकों की संख्या कितनी है, 50 जो है पहले विद्यालय में थे और 60 शिक्षक जो है दूसरे विद्यालय में। तो 60 और 50 आपका कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो टोटल शिक्षकों की संख्या कितनी है 110। तो 0 से 0 चला गया, 11 छक 66, यानी कि औसत आयु जो है कितनी आ जाएगी शिक्षकों की 60 वर्ष, यानी कि 60 ईयर्स जो है आपकी क्या आ जाएगी औसत आयु, यानी कि एवरेज आ जाएगी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 15 वर्षों में कितना गुना हो जाती है, 100 का 14 गुना हो जाती है। फिर बोला जा रहा है कि कितने वर्षों में राशि जो है 100 का कितना गुना, 92 गुना हो जाएगी। तो सबसे पहले जो आपको साधारण ब्याज में जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 इक्वल टू जो आपका क्या हो जाता है ESI, यानी कि P से आपका हो गया प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R से रेट यानी कि दर, T से टाइम यानी कि समय, SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट होता है, हिंदी में आपका साधारण ब्याज हो जाता है। तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, कोई भी प्रिंसिपल को क्या करेंगे यहाँ पर P से डिनोट कर देंगे। तो कोई भी मूलधन जो है कितना गुना हो जाती है, 15 वर्षों में जो है कितना गुना हो जाती है, 14 गुना हो जाती है। तो कितना हो जाता है 14P हो जाता है, कितने समय में, 15 वर्षों में। तो यहाँ से क्या हम सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, क्योंकि साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन करते हैं। तो मिश्र धन कितना है 14P है, मूलधन कितना है P है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13P। तो 13P जो आया आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज है। तो यहाँ पे साधारण ब्याज आपको पता है, प्रिंसिपल आपने P मान लिया था, समय आपको पता है कि 15 वाई है यानी कि 15 साल है। तो क्या करेंगे, रेट आपका यहाँ से निकल जाएगा। तो रेट निकालेंगे, रेट निकालने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर से जो आपका टाइम भी निकल जाएगा कि कितने समय में 92 गुना होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेट यहाँ पर से निकालेंगे। तो प्रिंसिपल को हमने क्या माना था, यानी कि मूलधन को क्या माना था, P माना था, तो P यहाँ पे लिख देंगे। रेट हमें निकालना है तो किसी उसे R से डिनोट कर देंगे। समय आपका कितना दिया गया, 15 वर्ष दिया गया, तो 15 यहाँ पे लिख देंगे। नीचे जो है कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या कितना आया यहाँ पर, 13P आया, कितना आया 13P आया। तो 13P यहाँ पे लिख देंगे। P से P आपका चला गया, 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15, 20 25 100 हो जाएगा। यानी कि रेट आपका कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, यानी कि 260 बटा आपका कितना हो जाएगा 3% आपका क्या हो गया, रेट आ गया। तो अब रेट अब हमें पता है, तो अब जो है पूछा जा रहा है कि वही राशि जो है 92 गुना कितनी समय में होगी, यानी कि कोई जो है वही राशि आपका कितना था, हमने क्या माना था P माना था, तो वही राशि जो है कितना गुना हो गई है, 92 गुना हो गए। तो यहाँ पर से हमें जो है फिर से क्या निकालना है, ESI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो हम यहाँ पर से निकाल सकते हैं। तो 92P माइनस P करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 91P, यानी कि नया सिंपल इंटरेस्ट यानी कि नया जो है साधारण ब्याज कितना आ गया 91P। तो हमें जो है नया प्रिंसिपल जो आपका पहले वाला ही था तो प्रिंसिपल भी हमें पता चल गया, आपका सिंपल इंटरेस्ट वाला भी आपको जो है नया वाला पता चल गया, और समय आपको क्या करना है, निकालना है। रेट आपको जो है पहले से भी पता है, रेट आपको क्या है पहले से यहाँ पर आपने निकाल लिया है। तो यहाँ पर सारा क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो आपका यहाँ पर जो है मूलधन क्या था, मूलधन को हमने यानी कि प्रिंसिपल को P माना था तो P यहाँ पे लिख देंगे। रेट आपको दिया गया है कितना आ गया है 260/3 आ गया। समय आपको क्या करना है, निकालना है। नीचे क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, और सिंपल इंटरेस्ट नया वाला कितना आ गया 91P आ गया, कितना आ गया 91P। बाकी क्या करेंगे सारा हल कर देंगे तो P से P जो आपका चला गया, 13 से यहाँ पे 1 0 चला गया, 13 दूनी 26 हो गया, 13 सते 91 हो गया, 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10 यहाँ पर हो जाएगा। तो समय आपका यहाँ पर से निकल जाएगा, तो 5 तिया 15 सते आपका कितना हो जाता है 105 ईयर जो है आपका क्या हो जाएगा 105 साल लग जाएगा उस राशि को 92 गुना होने में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो ये आपको जो है फार्मूला हमेशा याद रखना है साधारण ब्याज में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर बोला जा रहा है कि राहुल ने एक बाजार में 80 वस्तुएं खरीदी। फिर बोला जा रहा है कि कुल वस्तुओं की 24%, सॉरी यहाँ पे जो आपके परीक्षा में 24% नहीं बोला गया था, यहाँ पे जो है 25% बोला गया था। कितना प्रतिशत बोला गया था? 25%। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुल वस्तुओं की जो है 25% वस्तुएं जो है क्या हो गई? खराब हो गई थी, तथा शेष वस्तुओं को जो है कितना? 50% लाभ पर बेचा गया। तो कुल लाभ प्रतिशत जो है क्या है? तो मान लेंगे 80 वस्तु जो है, कोई 80 वस्तु है, उसका मूल्य जो है हम लोग क्या मान लेंगे? 80 मान लेंगे कि प्रत्येक वस्तु का मूल्य जो है कितना है? 1 रुपया, यानी कि 80 वस्तु का मूल्य कितना है? 80 रुपये है। उसमें से जो है खराब कितना हो गया? 25% खराब हो गया। तो इसे जो है फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4, यानी कि 1/4 जो है वस्तु क्या हो गई? खराब हो गई, यानी कि 1/4 मूल्य जो है क्या हो गया? खराब हो गया। बचा कितना? 3/4 बचा, क्योंकि 4 जो है पहले था, उसमें से 1 यूनिट जो है क्या हो गई? खराब हो गई। तो बचा कितना? 3 बचा। कितने में? 4 में बचा। तो 3/4 जो है 80 में से 3/4 बचा। तो बोला क्या जा रहा है कि 50% लाभ पर बेचा जाए। तो 50% फ्रैक्शन में चेंज करने तो कितना हो जाएगा? 1/2। तो 1/2 यानी कि 2 की वस्तु जो है 1 यूनिट के लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी कि उसे बेचा कितना में जा रहा है? 3/2 में बेचा जा रहा है। कितना में? 3/2 में बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर से टोटल आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? कुल मूल्य, यानी कि वस्तु को जो है कुल कितने में बेचा गया था, क्योंकि हमें पता है कि 80 वस्तु का हमने क्या मान लिया था? 80 वस्तु का, प्रत्येक वस्तु का 1 रुपया मूल्य, यानी कि 80 वस्तुओं का मूल्य 80 रुपया। तो यहाँ पे जो 80 वस्तुओं जो है पहले खरीदा था, उसे जो है सारा बेच, खराब होने के बाद उसे बेचा, उसका जो है यहाँ पर सारा आपको निकल जाएगा कि यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे टोटल आपका एसपी निकल जाएगा। ये आपका क्या था? सीपी था। तो यहाँ पर से जो आपका क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट परसेंट आप यहाँ पर से निकाल सकते हैं। तो 4 दूनी 8, 8 दही 80, 3 तिया 9, यानी कि टोटल एसपी जो है कितना हो गया? 90, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया? 90। टोटल आपका सीपी कितना हो गया? 80। तो लाभ कितना हो रहा है? तो सीपी एसपी माइनस सीपी करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट निकल जाएगा। तो 90 माइनस 80 करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्रॉफिट आपका 10 रुपये जो है प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको हमेशा जो है प्रॉफिट परसेंट किस पे निकाला जाता है? सीपी, यानी कि क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो सीपी कितना? 80 है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 शून्य 1 शून्य चला गया, यहाँ पर काटेंगे तो 4 दूनी 8, 25 चौक आपका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी कि 25/2 को 2 को जो है 25 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 12.5 आ जाएगा। यानी कि 12.5% का क्या होता है? लाभ होता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे बोला जा रहा है कि M5 के इन बल्लेबाजों द्वारा जो है बनाए गए प्रति बल्लेबाज का जो औसत रन क्या है। तो M5 का जो आपका कौन है? ये है। तो M5 का क्या करेंगे? टोटल को जोड़ देंगे और टोटल को जोड़ कर क्या करेंगे? 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ संख्या यहाँ पर कितना है? 4 है। तो 20 जोड़ेंगे, 52 को जोड़ेंगे, फिर 27 है आपका, फिर आपका कितना है? 42 है। तो जोड़ देंगे सारा, तो 7 दूनी 9 2 11, हाथ में 1, 5 2 7 2 9 4 13 1 14, यानी कि टोटल M5 जो है कितना है? 141 है। 4 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, क्योंकि टोटल नंबर जो आपका कितना है? 4 है। तो 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, 2 बचा 21, यानी कि 4 बचे 20, पॉइंट बैठाएंगे तो 4 दूनी 8, आपका 2 बचेगा, यानी कि 4 बचे 20, यानी कि 35.25% जो 35.25, सॉरी यहाँ पे प्रतिशत नहीं, आपका क्या आ जाएगा? 35.25 आपका क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे चाहे तो यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी जो है इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।